Hello students, welcome to the online classes. Today we'll discuss some volumes and capacities of pulmonary respiration. First of all, tidal volume or TV. TV means वो वॉल्यूम जो हम नॉर्मल ब्रीथ के ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ हम इंस्पायर करते हैं एंड एक्सपायर करते हैं. वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रीथ, दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम. और एक एडल्ट मैन एवरेज 500 ml एयर को एक टाइम में इनहेल करता है और एक्सेल करता है. और अगर पर मिनट देखें तो 6000 to 8000 ml एयर पर मिनट वो इनहेल करता है. दैट इज टाइडल वॉल्यूम. और वी कैन से नॉर्मल ब्रीदिंग. इट मीन्स जो हम नॉर्मली इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं वो है टाइडल वॉल्यूम. Now next is inspiratory reserve volume, IRV, extra volume of air which can be inspired by forced inhalation beyond the tidal volume. Means normal breathing के बाद मीन्स टाइडल वॉल्यूम के बाद अगर हम फोर्सफुली जितनी एयर हमारे लंग्स में ले जा सकते हैं, जितनी एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये 2500 से 300 ml तक 3000 ml तक होता है. नाउ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, एयर दैट एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर द टाइडल एक्सपायरेशन. दैट इज मीन्स जो हमने नॉर्मली ब्रीथ करके एक्सपायर की है वॉल्यूम, उसके बाद हम कुछ वॉल्यूम को और फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं. मीन्स फोर्स से हम हमारी एयर को बाहर निकाल सकते हैं. तो जितना वॉल्यूम हम निकालते हैं वह 1000 to 1100 ml तक वॉल्यूम जो होता है एयर का, वो हम नॉर्मली एयर को एक्सपायर करने के बाद भी निकाल सकते हैं. फिर इन सब के बाद भी मीन्स जब हमने फोर्सफुली इतनी एयर ली है और निकली फोर्सफुली सिर्फ इतनी ही, इट मीन्स कुछ वॉल्यूम ऐसा होगा जो हमारे लंग्स में अभी भी बच गया है, जिसे हम कभी भी खाली नहीं कर सकते. मीन्स लंग्स में वैक्यूम नहीं होता है, उसमें एयर फिर भी रिमेनिंग होगी. तो दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम और RV, वॉल्यूम ऑफ एयर स्टिल प्रेजेंट इन एल्वेलाई इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दें फिर भी कुछ वॉल्यूम ऐसा होगा जो हमारे लंग्स में अभी भी बचा हुआ है. दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम. ये होता है 1100 to 1200 ml. नाउ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और IC, ये होती है TV प्लस IRV 3500 ml. मीन्स हम नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं. नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम मीन्स TV मीन्स टाइडल वॉल्यूम मीन्स जो हम नॉर्मली इंस्पायर कर रहे हैं एयर को, और फिर उसके साथ साथ अगर हम फोर्सफुली भी एयर को इंस्पायर करें, हमारी बॉडी के अंदर इनहेल करें, तो वो दोनों मिलाकर जो होता है वो होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. नाउ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी EC, TV प्लस ERV, फोर्सफुली नॉर्मल ब्रीथ के बाद जो फोर्सफुली हम एयर को रिमूव कर रहे हैं, दैट इज ERV. TV प्लस ERV दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और EC. फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी FRC, इट मीन्स ERV प्लस RV. फंक्शनल कौन सा है? जो हमने रिमूव आउट किया बॉडी से और उसके बाद भी हमारे लंग्स में जो बच गया, दैट इज ERV प्लस RV. मीन्स ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड RV मीन्स रेसिडुअल वॉल्यूम. ये दोनों मिलाकर होता है फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी. ये होती है 2300 ml. नाउ वाइटल कैपेसिटी VC, IRV प्लस TV प्लस ERV. नॉर्मल ब्रीथ करना TV, फिर नॉर्मल इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड करना एयर को, दैट इज TV. उसके बाद फोर्सफुली इंस्पायर्ड करना, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड देन फोर्सफुली एक्सपायर्ड करना, दैट इज ERV. ये सब मिलाकर होती हैं वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स 4600 ml. नाउ टोटल लंग कैपेसिटी TLC, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होगी? VC प्लस RV. VC मीन्स IRV, TV और ERV. तीनों को हम मिला दें, IRV प्लस TV प्लस ERV एंड देन इसमें हम प्लस कर देंगे RV. चारों चीजें मिलाकर यानी VC IRV यानी नॉर्मली ब्रीथ करना, फोर्सफुली ब्रीथ करना, नॉर्मली इनहेल एक्सहेल करना और फिर फोर्सफुली एक्सहेल करना. उसके बाद भी हमारे लंग्स में
कुछ ना कुछ रिमेनिंग होता है, कुछ वॉल्यूम बच जाता है, ये सब मिलाकर होता है टोटल लंग कैपेसिटी। ये होती है 5800 ml। तो ये कुछ वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज थी जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन से रिलेटेड थी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो इसकी जो डेफिनेशन मीन्स इसका जो मीनिंग है उस पर बेस्ड क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। अभी तक हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। एक तो सबसे पहले गैस का बॉडी के अंदर जाना, यानी ऑक्सीजन जाना और CO2 को बाहर निकलना, ये होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज मीन्स ब्लड के थ्रू कैसे ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचती है, वहाँ से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एल्वेलाई में आती है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो फिजियोलॉजी में हमें ये वाली चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो किस पर बेस्ड होता है? एक्सचेंज ऑफ O2 एंड फ्रेश एयर एंड CO2 ऑफ ब्लड आर बेस्ड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट। मीन्स कितना प्रेशर वो क्रिएट कर रही है गैस उस पर्टिकुलर जगह पर, उस पर बेस्ड होगा कि कौन सी गैस किस तरफ मूव करेगी। जैसे कि अगर गैसेस का हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेस का मिक्सचर है उसमें हर एक गैस एक पर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन करती है, एक पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट करती है। In the mixture of gases, a specific pressure is created by each gas is called partial pressure of gas। वो उस गैस का partial pressure होता है। तो partial pressure of O2 denoted by PO2, partial pressure of O2 and partial pressure of CO2 denoted by PCO2। अब इसके बेस पर हम जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज सिंपल डिफ्यूजन मेथड से होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। So the partial pressure of O2 in atmosphere is 159 mmHg। जो O2 का partial pressure होता है वो एटमॉस्फेयर में 159 mmHg होता है और CO2 का partial pressure 0.3 mmHg होता है। तो ये partial pressure अगर हम एल्वेलाई में देखें, ये एटमॉस्फेयर में, अब हम एल्वेलाई में partial pressure देखते हैं। partial pressure of O2 is 104 mmHg and partial pressure of CO2 is 40 mmHg। तो सबसे पहले हम O2 को लेकर चलेंगे। इन पार्शियल प्रेशर इन एल्वेलाई कम है कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर 159 है और एल्वेलाई में प्रेशर 104 है। तो ये जो गैस है अपनी हायर पार्शियल प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर पार्शियल प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन अपने आप मूव करेगी सिंपल डिफ्यूजन मेथड से। तो अपने आप जो एटमॉस्फेयर की एयर है O2 वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और हमारे एल्वेलाई में कॉन्सेंट्रेशन कम है, या कह लो कि उसका पार्शियल प्रेशर कम है, तो वो अपने आप हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। नाउ इसके बाद ये है ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स एल्वेलाई के जस्ट नीचे जिसके अंदर हमारी O2 जाएगी। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg होता है। इट मीन्स इससे फिर कम है, तो अपने आप जो ऑक्सीजन है वो इस ब्लड वेसल से होती हुई हार्ट में आएगी और हार्ट इसको पंप करेगा टिश्यू की साइड में, यानी हमारे ऑर्गन्स की साइड में इसको पंप करेगा। तो यहाँ से ये पल्मोनरी वेन से हार्ट में आती है और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन इसमें मिक्स है। यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर 95 mmHg है। तो ये होती हुई टिश्यू में क्यों जाएगी? क्योंकि टिश्यू में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg होता है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यू जाती जा रही है, 159, 104, 95 एंड 40। तो जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से अपने आप हमारे बॉडी में टिश्यू तक पहुंचती है। जब ऑक्सीजन टिश्यू के पास पहुंच जाएगी तो वहाँ पर जाकर इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। मींस ये हायर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऑक्सीडाइज करके सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगी एंड उसी टाइम पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका पार्शियल प्रेशर अगर देखा जाए इन टिश्यू तो इट इज़ 45 mmHg। ये पार्शियल प्रेशर 45 mmHg होता है जो एल्वेलाई से थोड़ा ज़्यादा होता है। ये 45 है, यहाँ पर 40 ही है। तो इट मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने आप टिश्यू से निकलकर ब्लड में आएगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो कि
इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ पर ब्लड वेसल्स मतलब जो हमारी लंग्स हैं उनके अंदर आएगा, यानी एल्वेलाई में आता है, तब ये CO2 को यहाँ पर डिफ्यूज़ कर देता है। सिंपल डिफ्यूजन से CO2 यहाँ से निकलकर किस में आ जाएगी, एल्वेलाई में आ जाएगी। और एल्वेलाई के कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर में प्रेशर और भी कम है, इट मीन्स गैस अपने आप, तो ये सिंपल डिफ्यूज़न मेथड से जो डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज मीन्स जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है सिंपल डिफ्यूज़न मेथड से होता है, मीन्स अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है। और दूसरी चीज़ में जो इम्पॉर्टेंट है वो है जो डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी है गैस की, तो जो CO2 होती है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा डिज़ोल्व होती है, इसलिए उसका पार्शियल प्रेशर में ज़्यादा डिफरेंस होते हुए भी वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाती है। रीज़न क्या है कि जो O2 है वो डिज़ोल्व कम होती है जबकि CO2 ज़्यादा डिज़ोल्व होती है, और ज़्यादा डिज़ोल्व होने की वजह से ये जो इसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, जैसे ये 104 है और यहाँ 40 है, तो फिर भी ये मूव क्यों करती है, उल्टी दिशा में क्यों आती है, अपोजिट डायरेक्शन में क्यों आती है, क्योंकि ये डिज़ोल्व ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ मतलब डिफ्यूज़न में, गैसेस के डिफ्यूज़न में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक तो गैस का डिज़ोल्व होना, तो CO2 ज़्यादा डिज़ोल्व होती है O2 के कंपैरिजन में, और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा एल्वेलाई में ही होती है। और दूसरा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वेलाई में ही क्यों होता है, क्यों ये फेवरेबल कंडीशन है या इसका, तो इसके लिए हम देखते हैं एक और रीज़न है इसका कि जो डिफ्यूज़न है वो एल्वेलाई में क्यों होता है, कि अगर हम एल्वेलाई की इस लेयर की स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज एल्वेलाई एंड दिस इज ब्लड कैपिलरी, ये एल्वेलाई एंड ये ब्लड कैपिलरी, दोनों की स्ट्रक्चर देखें तो एल्वेलर एपिथेलियम, ये वाली एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, दिस इज एल्वेलर एपिथेलियम, दिस इज कैपिलरी एंडोथेलियम, ये यानी ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, और इनके बीच में होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी जगह पर डिफ्यूज़न इसलिए होता है, इसका क्वेश्चन आता है कि इसी जगह पर डिफ्यूज़न क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.11 मिलीमीटर से भी कम होती है, बहुत बहुत थिन, बहुत पतली मेम्ब्रेन है ये जो मेम्ब्रेन होती है ये बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, इस वजह से जो गैसेस का डिफ्यूज़न है वो इसी जगह पर होता है, किसी और जगह पर डिफ्यूज़न नहीं हो पाता। ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर है, ये RBC प्रेजेंट होती है ब्लड कैपिलरीज में, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बॉन्ड बनाकर और उसे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। तो 3 लेयर्स से मिलकर बनी हुई होती है, जो इसकी जो लेयर होती है वो 3 पार्ट्स होते हैं, तो एल्वेलर एपिथेलियम, बेसमेंट लेयर एंड कैपिलरी एंडोथेलियम। ओके, तो ये पूरे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।